एक किसान का बेटा जिसने 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, 13,000 लोगों की सैलरी अकेले ली और जिस पर वर्ल्ड बैंक को भी बैन लगाना पड़ा। क्योंकि आपने दिन रात मेहनत करके कंपनी बनाई और बस कुछ ही सालों में आपकी कंपनी इस देश की 4th लार्जेस्ट कंपनी बन गई। इस दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनी टाटा, बिरला, अंबानी, इन सभी लोगों के साथ हर जगह अब आपका भी नाम लिया जाता है। मैगजीन से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक हर कोई आपको आंध्रा का बिल गेट्स बुलाने लगा है। रोलेक्स वॉचेस, अरमानी शूज, 20 से भी ज्यादा लग्जरी कार्स और हर एक बच्चे की जुबान पर बस आपका ही नाम। सब कुछ बहुत ही जबरदस्त चल रहा है, लेकिन अचानक एक खबर आती है कि आपकी कंपनी का स्टॉक प्राइस 158 रुपीज से गिरकर 6.5 रुपीज पर आ जाता है। एक ही झटके में आपके इन्वेस्टर्स का 7,800 करोड़ रुपया मार्केट से गायब और सामने आता है इस देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट स्कैम, सत्यम स्कैम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैम के बारे में, जिसका नाम था सत्यम स्कैम। कैसे सत्यम कंप्यूटर्स ने इंडिया के सबसे बड़े स्कैम को अंजाम दिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे रामालिंगा राजू ने कैसे सत्यम कंप्यूटर्स बनाया और किस तरह से उन्होंने 14,000 करोड़ से ज्यादा का स्कैम भारत में किया, जिसमें लाखों लोग रोड पे आ गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है रामालिंगा राजू की, जो कि एक किसान के परिवार से बिलोंग करते थे। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद रामालिंगा राजू ने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद रामालिंगा राजू एमबीए करने यूएस जाते हैं। यूएसए में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रामालिंगा राजू भारत वापस आते हैं साल 1977 में। भारत आने के बाद उन्होंने अलग अलग बिजनेस में ट्राई करने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने होटल का बिजनेस ट्राई किया, जिसमें वो फेल हो गए। उसके बाद उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल मिल शुरू की, उसमें वो फिर से फेल हो गए। अगला इन्होंने रियल एस्टेट में सोचा हाथ आजमाने को, इसलिए उन्होंने जमीन की खरीद बिक्री शुरू की। उसके लिए उन्होंने कंपनी बनाई मेटास इंफ्रा। दोस्तों, इस कंपनी का नाम आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि सारा स्कैम इससे ही होने वाला है। मेटास इंफ्रा कंपनी भी नहीं चलती और इन्होंने ये कंपनी भी किनारे कर दिया। इस समय भारत एक नई आईटी बूम की तैयारी कर रहा था और जो बड़ी कंपनीज थी, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी, वो अपने शुरुआती दौर में थी और यहीं से शुरू होता है सारा खेल। इसके बाद साल 1987 में रामालिंगा राजू ने 20 एम्प्लॉय जोड़े और अपने साले बीबीएस राजू के साथ मिलकर कंपनी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम था सत्यम कंप्यूटर्स। 20 कर्मचारियों के साथ शुरू हुई ये कंपनी मेनली आईटी और कंप्यूटर सर्विस सेक्टर में डील करती थी। इसी समय दुनिया में एक घटना घटती है। एक बड़ा बग आता है, Y2K बग। Y2K का मतलब होता है ये 2000 बग, मतलब कंप्यूटर्स के कैलेंडर के डेटा में एक बग आ गया था दुनिया के सारे कंप्यूटर्स में, जिसमें कहा जाने लगा कि 2000 साल जब आएगा तब दुनिया के सारे कंप्यूटर्स बंद हो जाएंगे। जितना भी आज तक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सब खराब हो जाएगा। इसको बहुत ही सीरियसली लिया कुछ बड़ी कंट्रीज ने, जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूएसए ने, और इन्होंने पूरी दुनिया से आईटी इंजीनियर्स हायर करना शुरू कर दिया। इसके लिए अमेरिकी सरकार ने वीजा को भी और ज्यादा इजी कर दिया था, ताकि भारत के लोग आके वहाँ पर काम कर सके। समय ये आ गया था कि भारत में एक कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर अगर उसे 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे तुरंत यूएस बुला लिया जाता था और भारत का पहला आईटी बूम आ चुका था साल 1992 के बाद। इसका सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद को हुआ था और हैदराबाद में रन करने वाली कंपनीज को, इवन माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ थे बिल गेट्स, वो भी भारत आते हैं और हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का एक नया ब्रांच खोल के जाते हैं साल 2000 में। और इन सब में हम देखें, अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट पे कोई कंपनी आई थी तो वो थी सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम कंप्यूटर्स को इस Y2K बग का सबसे बड़ा फायदा हुआ और भारत में सत्यम कंप्यूटर्स अब विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस के बराबर की कंपनी बन चुकी थी साल 1999 तक। और ये जो Y2K बग था, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला साल 2000 में। ये सब हवा की बातें निकली और दुनिया में जो इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया था टेक्नोलॉजी को बेटर बनाने के लिए, उन सब का कोई रिजल्ट नहीं निकला। लेकिन भारत को इसका सबसे बड़ा फायदा हो चुका था और साल 1999 में अपने सबसे अच्छे काम की वजह से रामालिंगा राजू को बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड भी भारत में मिला था। सत्यम कंप्यूटर्स दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो करती जा रही थी और साल 2001 तक सत्यम कंप्यूटर्स को न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया गया था। भारत अब साल 2000 के आगे चल रहा था और इस समय अब भारत में रियल एस्टेट का भी बूम आता जा रहा था। मतलब जमीनों की जो कीमतें थी वो तेजी से बढ़ती जा रही थी, जिससे रियल एस्टेट कंपनी बहुत सारी खड़ी होती जा रही थी भारत में। इसी समय रामालिंगा राजू का वो जो पिछला सपना था कि एक रियल एस्टेट कंपनी बनाने का, वो भी एक नया फिर से जाग गया था। रामालिंगा राजू ने हर जगह जमीनें खरीदना शुरू कर दिया था। उन्हें कुछ इंसाइट्स ये भी पता चल गया था कि जो कि हैदराबाद में मेट्रो कहाँ से कहाँ जाएगा और जहाँ से मेट्रो जाती है उसके आसपास की जमीनें महंगी हो जाती है। तो रामालिंगा राजू वो सब किनारे की जमीनें खरीदना चालू कर दिया
वो ज़मीनें जब महंगी होगी तब ये रियल एस्टेट कंपनियां बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगी। यहाँ एक आंध्र प्रदेश में एक नियम ये भी था कि कोई भी कंपनी 58,000 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकती। तो अब रामालिंगा राजू ने अपने परिवार के लोगों के नाम पर जमीनें खरीदना शुरू कर दिया था और समय ये आ गया था कि इन्होंने अपने नौकरों के नाम पर जमीनें खरीदी, अपने मालियों के नाम पर जमीनें खरीदी और जितने लोग भी इनके दोस्तों में भी काम करते थे, कुल मिलाकर 365 से भी ज्यादा कंपनियां इन्होंने बनाई जिनके नाम पर ये जमीनें खरीदना रामालिंगा ने शुरू कर दिया था। एक समय ये आया कि इनके पास पैसे कम पड़ रहे थे जमीनें खरीदने के लिए, तो इन्होंने अब सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर को जो प्राइस थे उसे मैन्युपुलेट करना चालू कर दिया। इसको समझते आइए। यहाँ इन्होंने मार्केट में सत्यम कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाती है तो इन्होंने 500 करोड़ का प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया। इससे सबको मार्केट में ये लग रहा था कि सत्यम कंप्यूटर्स बहुत प्रॉफिट में है और बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी में ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते जा रहे थे और सत्यम के शेयर प्राइस थे वो भी मार्केट में बढ़ते ही जा रहे। लिए 7,500 से भी ज्यादा फेक सेल्स इन्वॉइसेस बनाए गए थे, बैंक की फर्जी रिसिप्ट बनाई गई थी और यहाँ पे सत्यम कंपनी में 40,000 एम्प्लॉइज काम करते थे, लेकिन कंपनी अपने डेटा में दिखाती थी कि 53,000 लोग काम करते हैं। तो मतलब इन 13,000 लोगों का करीब 20 करोड़ रुपया जो हर महीने का आता था वो रामालिंगा राजू यहाँ पर खुद लेके बैठ जाता था। कंपनी यहाँ पे हवा में बढ़ती जा रही थी, लेकिन ये अपने पूरे पैसे कंपनी से अपने शेयर बेच के रामालिंगा राजू निकालते जा रहे थे और इन्वेस्टर्स को जो ये उन्हें लग रहा था कि कंपनी ग्रो कर रही है। ये जो कंपनी के प्रमोटर्स थे जैसे कि रामालिंगा राजू और इनके आसपास के जो लोग थे जिनके बड़े शेयर होल्डिंग्स थे वो करीब 24% थे कंपनी के 1999 तक, और 2008 आते आते इन लोगों के टोटल होल्डिंग्स थे वो सिर्फ 2% ही बची थी। मतलब इन लोगों ने कंपनी में अपने शेयर मार्केट में बेच दिए और अपना प्रॉफिट अलग से निकाल के बैठ गए और सारे पैसे उठा के इन्होंने रियल एस्टेट में लगा दिया। अब राजू यहाँ पे अपनी दो कंपनियों से सबसे ज्यादा रियल एस्टेट में खरीदारी कर रहे थे, मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा। ये तो राजू की कंपनियां थी जो कि इन्होंने बहुत पहले बनाई हुई थी, जिसकी हमने पहले भी बात की थी। दोस्तों अब मेटास का उल्टा करेंगे तो सत्यम बनता है, तो यही इन्होंने उल्टा सीधा काम करना चालू कर दिया था और नाम भी उल्टे रखे थे इन्होंने। और इसके बाद आता है साल 2008 और लेमन ब्रदर्स जब दिवालिया हुए तब पूरी दुनिया में मंदी फैल गई और भारत में जो रियल एस्टेट के प्राइस थे वो लगातार गिरते गए और रातों रात बहुत सारे लोग सड़क पे आ गए और रामालिंगा राजू ने जितने पैसे रियल एस्टेट की जमीनें खरीदी वो सारा पैसा बर्बाद हो गया था। इनका मानना था कि जब हम रियल एस्टेट में प्रॉफिटेबल होंगे तो पैसे उठा के हम सत्यम में डाल के सत्यम को प्रॉफिटेबल बना देंगे, जिससे कि सत्यम को भी हम रेगुलेट करते रहेंगे। लेकिन ये जो सारा इनका सोचना था वो सब कुछ बैठा रह गया क्योंकि भारत में मंदी आ चुकी थी और रियल एस्टेट गिर चुका था मार्केट से। अब यहाँ पे इन्होंने सोचा कि हम अपने सारे पैसे कंपनी से निकाल के बाहर हो जाए, जो कि इनकी दो रियल एस्टेट की कंपनियां लॉस में चल रही थी, मेटास प्रॉपर्टीज और मेटास इंफ्रा। इन्होंने सोचा कि इन दोनों कंपनीज को हम सत्यम में मर्ज कर दे। दोस्तों इनका प्लान तो अच्छा था, लेकिन इन्वेस्टर्स को ये नहीं समझ में आ रहा है कि दोनों रियल एस्टेट की कंपनियां हैं तो और सत्यम तो पूरी तरह से एक आईटी कंपनी है, तो इन दोनों कंपनियों को क्यों मर्ज किया जा रहा है। इसके लिए इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे सवाल उठाना शुरू कर दिया और कंपनीज अभी तक अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डिसीजन पास कर दिया था कि दोनों कंपनीज को मर्ज किया जा रहा है। तो यहाँ पे 7 जनवरी 2009 को जब रामालिंगा राजू के पास जब कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके थे, तो इन्होंने एक लेटर लिखा यहाँ पे जिसने स्टॉक मार्केट में सबके होश उड़ा दिए। सालों से कंपनी की माली हालत खराब चल रही थी। बाजार में हैसियत बनाए रखने के लिए कंपनी को लाभ में दिखाया गया और इसके लिए कंपनी के खातों में हेरफेर की गई। जब ये लेटर मार्केट में आया तो पूरी तरह से भूचाल मच गया था और लोगों को लगा कि वो अब सड़क पे आ जाएंगे क्योंकि सत्यम के जो स्टॉक प्राइस थे वो 170 रुपीज से 2 दिन के अंदर गिर के 6.5 रुपीज पर आ गए थे। लोगों का पैसा डूब गया था, 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा मार्केट से डूब गया था लोगों का। इसके पहले कि रामालिंगा राजू ने अपने बचे कुछ जो पैसे थे कंपनी में वो सब बेच दिया था इस लेटर को लिखने से पहले। दोस्तों इस पूरी तरह से रामालिंगा राजू फ्रॉड कर रहे थे और वो अपने आप को एक इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हमने कंपनी के अच्छे भविष्य के लिए सारा अभी तक कुछ किया। कंपनी के डेटा कुछ इस तरह से मैनिपुलेट किए गए थे। अगर हम सिर्फ 2008 के फाइनेंशियल ईयर का एक्चुअल डेटा देखें तो प्रॉफिट इनका करीब 61 करोड़ था और इन्होंने 644 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। कैश बैलेंस कंपनी में 321 करोड़ था, इन्होंने 5361 करोड़ दिखाया। कंपनी के ऊपर लायबिलिटी 1230 करोड़ की थी, लेकिन इन्होंने दिखाया कि कंपनी के ऊपर 0 लायबिलिटीज है। तो कुछ इस तरह से डेटा को लगातार मैन्युपुलेट कर रहे थे और कंपनी करीब 7,000 करोड़ रुपए का डेटा आगे पीछे मैन्युपुलेट किया गया था। 2008 के साल तक कंपनी की वैल्यूएशन $2 बिलियन हो चुकी थी, जो पूरी तरह से कोलैप्स होकर सड़क पर आ चुकी थी। इसके बाद सीबीआई ने यहाँ पर जांच करना शुरू किया और जांच में ये पता चला कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो ऑडिटर्स थे ये सब इस स्कैम में मिले हुए थे। इसके बाद 9 जनवरी 2009 को रामालिंगा राजू को अरेस्ट किया गया।
और सत्यम की निफ्टी और सेंसेक्स से हटा दिया गया। और इसके बाद सीबीआई ने पूरी तरह से जांच किया इन रिपोर्ट्स पर, और जब रिपोर्ट्स के नतीजे सामने आए तो 2013 में तो सीबीआई ने बताया कि राजू थे वो जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे। और दूसरी चीज जो कि ये भारत से पैसा यूरोपियन कंट्रीज में भेजते थे और वहां से भारत में लेके आते थे, इन सब चीजों की वजह से एक बड़ा स्कैम हुआ और करीब करीब भारत की मार्केट में इन्वेस्टर्स के 14,162 करोड़ रुपए डूब गए थे। और वहीं हम LIC की बात करें तो LIC के भी करीब 950 करोड़ रुपए डूब गए थे। इसके बाद अब सत्यम को बचाने की बारी थी, क्योंकि सत्यम में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करते थे और बहुत लोगों के पैसे डूब गए थे। तो यहाँ पर सरकार ने सत्यम को टेक ओवर किया और इसके बाद भारत के मार्केट में इसे बेचने का सोचा, जिसके बाद महिंद्रा ने सत्यम को बाय कर दिया और सत्यम बन गया था अब महिंद्रा सत्यम। और कुछ साल बाद महिंद्रा ने इस कंपनी को टेक महिंद्रा के अंदर मर्ज कर दिया और ये कंपनी अब पूरी तरह से टेक महिंद्रा की एक एंटिटी है।